हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविजन में, आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव टेक प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड 2022 का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। अभी आप पहला पार्ट देख रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। वो ये है कि इसको करने से आपको दो फायदे तो एकदम होंगे ही होंगे। पहला फायदा यह है कि आपको यह पता चलेगा कि एमपी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। और दूसरा फायदा ये कि आपको आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं एमपी बोर्ड 2022 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जी ऑफ एफ हमको ज्ञात करना है। और हमको दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 8x³ और जी एक्स हमको दिया कितना 1/x³। अच्छा, जी ऑफ एफ निकालने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में जहां जहां फंक्शन में आपके एक्स हो वहां वहां आप क्या रख दोगे, एफ एक्स रख दोगे। तो देखो, हम लोग करते हैं जी ऑफ एफ, यानी जी एक्स में जहां भी एक्स रहेगा वहां हम क्या रखेंगे, उसको हम एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलो जी ऑफ एफ देखते हैं। अब 1/x क्या है, जहां एक्स है वहां पर हम क्या रखेंगे, एफ एक्स रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, एफ एक्स का क्यूब हो गया। ठीक, अब एफ एक्स क्या दिया है हमको दिया एफ एक्स 8x³। तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी साथियों, 1/8x³ का होल क्यूब। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से, 8x³ का होल क्यूब, यानी जहां जहां फंक्शन में x था वहां वहां हमने क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया, 8x³। ठीक है, अब उसका क्या है, होल क्यूब है। अब देखो आप ध्यान से, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 1/8 इंटू 8 इंटू 8। हाँ या ना, और x की पावर 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 9 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्या, x की पावर 9 हो गया। और ये मेरा क्या आ जाएगा, 1/64 इंटू 8 यानी 512 x की पावर 9। तो ये आपका क्या आ गया साथियों, जी ऑफ एफ आ गया। समझ में आ रही है बात। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, 1/512 x की पावर 9। आसान क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो हमको क्या बोला जा रहा है कि भाई साइन इनवर्स एक्स का आप क्या बताइए, परिसर बताइए। यानी साइन इनवर्स एक्स जो मेरा फलन होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, वो कहां से लेकर कहां तक की हमको वैल्यू देता है। अगर आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ याद होंगे तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मेरे पास एक फलन है तो y कहां से कहां के बीच में होगा, मेरा y होगा -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। अच्छा, लगे हाथ तो x के बारे में ये बता ही दो, x मेरा कहां से कहां के बीच में होगा, x होगा मेरा -1 से लेकर 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है। चलो, तो मेरा y कहां से कहां के बीच में वैल्यू देगा, -π/2 से π/2 के बीच में, और जिसमें -π/2 और π/2 भी दोनों शामिल होंगे। तो मेरा सही आंसर है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी, -π/2 से π/2 जिसमें दोनों शामिल है। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 होगी। हमको एक अवयव बताना है। ठीक है भैया, और अवयव कैसा है हमारा, 3x3, 3x3 कोटि का है। ठीक है, चलो, यानी इसमें कितने कुल एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट होंगे। अब हमसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो यहां पर 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और ऐसे या तो यहां 0 होगा या फिर 1 होगा, ऐसे ही सब में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा जा सकता है, या तो 0 रखा जा सकता है या तो 1 रखा जा सकता है। अब हमको यह बताना है कि ऐसी कुल कितनी संख्या होगी अवयवों की। ठीक, तो वो कैसे निकलेगा, कुल 9 है और एक में 2 हो सकती हैं चीजें, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 से मेरा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा साथियों, उसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 512। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, x इज इक्वल टू 80²। ठीक है, और y इक्वल टू 280 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, ये हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई है। चलो फटाफट इसका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dt निकाल लेते हैं। तो dy/dt मेरा क्या हो गया, सिर्फ 2a हो गया, क्योंकि dt/dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं x इज इक्वल टू 80² हमको दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, dx/dt निकाल लेते हैं। dx/dt निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a, और t² का क्या हो जाएगा 2t। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, dy/dx, dy/dt आ गया, dx/dt आ गया, तो दोनों को क्या कर दो आप, एक दूसरे से भाग दे दो। तो ये आ जाएगा आपका क्या, dy/dx बराबर क्या हो गया, 2a बटे dx/dt लिख देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2at, 2a से 2a उड़ गए तो बचा क्या, 1/t। तो 1/t मेरा क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। समझ में आ गया। चलो, आसान सा क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 2x²। इसका हमको क्या निकालना है भैया, समाकलन गुणांक निकालना है, यानी इंटीग्रेटिंग
फैक्टर निकालना। तो चलो भाई इंटीग्रेटिव फैक्टर फटाफट निकाल लेते हैं। अच्छा पहले तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारी अवकल समीकरण कैसा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/xy इज इक्वल टू 2x। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या बोला जा रहा है भाई, अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक निकालो। तो समाकलन गुणांक क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो यहां रहेगा माइनस 1/x dx, यही होता है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर ले। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा e की पावर माइनस बाहर आ गया 1/x का क्या होगा log x dx, हाँ या ना, log x इंटीग्रेशन तो हो गया है। अब ये देखो ये है यहाँ माइनस है, इस माइनस को अगर मैं ऊपर चढ़ा दूं x के तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा e log x की पावर -1, हाँ या ना, ठीक है भैया। अब e और log साथ में नहीं रह सकते तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बचेगा क्या मेरे पास, खाली x की घात में -1 यानी 1/x। तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बात समझ में आई। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, और हमसे बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान बताओ। ठीक है, मेरे को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के का मान क्या होगा, होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, जहां n क्या होता है, ये वैल्यू, और इधर मेरा n क्या है, इधर मेरे को n 3 दिया हुआ है। अगर 2 दिया होता तो घात में 2 हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ 3 कोटि का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये हो जाएगा k की घात में 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, k की घात में 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुच्चय। अच्छा अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको, ठीक है, रिक्त स्थानों की फटाफट पूर्ति करेंगे, इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। समुच्चय a इज इक्वल टू 4 5 6 है में अवयव 4 5 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। तो कितनी होगी, देख के समझ में आ रहा है कि होगी टोटल कितनी, 2 होंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, हमको पता है भैया, ये होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर किसके होता है, π/2 के होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, यदि ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये याद रखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अच्छा पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो वो मेरा किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए की प्रायिकता गुणे बी की प्रायिकता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमको दिया हुआ है और हमसे बोला जा रहा है कि इसका ग्राफ कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से भैया मतलब कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। तो हमको देख के समझ में आ रहा है x अगर 0 से बड़ा या उसके बराबर है तो वो कौन सा चतुर्थांश होगा, वो होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ध्यान से देखो, ये मैंने बना दिया अपना x y, ये मेरा -x, ये मेरा -y, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब x बोल रहा है क्या है भैया, आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये वाला हिस्सा है ना, ये तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये हो गया मेरा क्या, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सारणिक एक डिटरमिनेंट दिया छोटा सा, इसका मान हमको निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, 1 ओमेगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा। अच्छा अगर आपने कक्षा 11 में सम्मिश्र संख्याएं पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपको ये चीज याद होगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, हाँ या ना। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या है, कक्षा 11 में, ये कक्षा 11 में आपने जब सम्मिश्र संख्या पढ़ा होगा तब ये चीज देखी होगी, ये आपको याद होनी चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 1 दिया है, ओमेगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा, तो इसको चलो सॉल्व कर लो। ये हो गया मेरा माइनस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को डी नाम दे दूं तो डी इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, डी इज इक्वल टू मेरा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, अब आप देखो ये आपको मैंने बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस डी रख दो इधर तो क्या आपको मिल जाएगा, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या रख सकते हैं, माइनस डी। तो माइनस डी बराबर क्या हो गया, 0। तो डी बराबर क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। बात समझ में आ गई। तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका मान आ गया मेरा क्या, 1। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे से बोला जा रहा है कि यदि y बराबर x प्लस लॉग ई एक्स है तब dy बाई डी एक्स क्या होगा। चलो भैया फटाफट हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log ई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो यही तो मेरे को निकालना है। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, 1 प्लस 1/x आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलो भैया आगे बढ़े। अगला है हमारे पास सही जोड़ी बनाइए, फटाफट हम सही जोड़ी बनाते हैं। पहला देखो, पहला क्या आपको दिया हुआ है, √x² - a² dx।
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा एक्स बाय टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होगा इसका, ये आपको याद होना चाहिए, याद होगा तो ये आप इसको कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। अच्छा अब इधर देखो आप, इधर आपको क्या दिया हुआ है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा? प्लस वाला आंसर होगा आपका, ये होगा आपका आंसर क्या? ये प्लस वाला, ठीक है ना। तो 2 का क्या हो गया? ई हो गया। अब इधर देखो आप, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ये आपका चला जाएगा ये वाला फॉर्मूला, एक्स बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा दो साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। आपको दिया हुआ है डीएक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा इसका तो हमको देख के समझ में आ रहा है, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा क्या? ये 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अब हमको किस किस का करना है? एक इसका करना है और एक इसका करना है। अच्छा डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? ये मेरा होगा एफ, ठीक, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। बात समझ में आ रही है? और इसका मेरा क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसका होगा साथियों ये वाला, और इसका मेरा होगा आंसर डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला, यानी 1/2 है लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूले आपको समझ में आई? फॉर्मूले की अहमियत क्या है? जो मैं आपको पढ़ाने के दौरान बोलता था कि फॉर्मूले याद कर लो, याद कर लो, इसीलिए बोलता था ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। आपसे पूछ लिया भैया, अब ये फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे ये आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूलों का, सूत्रों का महत्व समझ में आया? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको एक शब्द में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? हमको बोला गया कि इष्टमान फलन क्या है। ठीक है भाई, इष्टमान फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसका मान या तो निम्नतम हो या फिर उच्चतम हो, तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? इष्टमान फलन बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है, या तो निम्नतम होगा या फिर उच्चतम होगा, अगर संभव हो तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता हमको बतानी है। एक लीप वर्ष में कितने 53 शुक्रवार अगर आ रहे हैं तो उसकी प्रायिकता हमको बतानी है। अच्छा एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया? 366 दिन होते हैं, हाँ या ना? 366 दिन हो गए। कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह होते हैं, ये तो पता ही है हमको। 52 सप्ताह हो जाएंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हमको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब 366 दिन में 52 सप्ताह हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब हमको बताना क्या है कि 53 शुक्रवार आ रहे हैं, ठीक, 52 शुक्रवार तो हो गए, अब 2 दिन बच रहे हैं। तो वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं। या तो वो संडे मंडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा, ठीक है ना, या फिर सैटरडे संडे होगा। इतना ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। संडे मंडे तो हमने लिख ही लिया है। अब इसमें देखो आपके फ्राइडे कौन कौन से टाइम आ रहा है, या तो इसमें फ्राइडे आ रहा है और इसमें ही फ्राइडे आ रहा है, ठीक। तो कुल कितनी आपके पास संभावनाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, और आपके अनुकूल कितने हैं? केवल 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2/7, यानी 2/7 प्रायिकता है एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से लेकर π/2 हमको cos x dx का मान निकालना है। तो देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा क्या? sin x। sin x ये हम 0 से लेकर π/2 के बीच में इसको वैल्यू निकालना। चलो sin π/2 माइनस साइन 0, साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। ठीक, अब log x dx का हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो log x dx का मान भी हम निकाल लेते हैं। मेरे को क्या इंटीग्रेशन करना है? इंटीग्रेशन किसका? log x dx, log x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ठीक, अच्छा अब यहां पर तो हमको कुछ दिख नहीं रहा ना, हमको इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर एक 1 मान लेंगे। 1 मान लिया मैंने, 1 मान लिया। तो अब आप अपना आई लेट नियम की अगर हेल्प लोगे तो देखो 1 मेरा क्या हो गया? अलजेब्रा, ठीक, और लॉगरिथम ये मेरा दिया हुआ है, तो ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको मान लो आपका क्या? फर्स्ट फंक्शन, और 1 को क्या मान लो? सेकंड फंक्शन। अब आप आपका क्या लगा लो? फॉर्मूला लगा लो, फटाफट फॉर्मूला लगाते। चलो भैया शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, और दोनों का फिर से इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? log x dx का क्या हो गया? x, तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, माइनस ऑफ ये और ये गए, तो ये क्या हो गया? dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया, x कॉमन ले लो, तो log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या आ गया साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया ये, आंसर नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त संबंध की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना, रिक्त संबंध की हमको परिभाषा लिखनी है। अब रिक्त संबंध क्या होता है? तो रिक्त संबंध हमारा होता है कि कोई भी समुच्चय हमारे पास मान लो अगर आर है और इसमें परिभाषित, ये मान लो कोई भी समुच्चय हमारे पास आर है, इसमें परिभाषित कोई हमारा संबंध ए रिक्त संबंध कहलाता है जब ए का कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे हम संबंध को क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध बोलते हैं। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन लिखना है। ठीक है ना? अब मेरे को एक्स वाई और जेड अक्ष की दिक् कोज्याएं लिखनी है। अच्छा, दिक् कोज्याओं को हम किससे निरूपित करते हैं? एल, एम और एन से, ये तो हमको मालूम ही है। अच्छा, और ये होता क्या है? ये असल में हमारे होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। जहां अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा मेरा होता है जो मेरे एक्स वाई जेड अक्ष से कोण बनाती है मेरी सरल रेखा, वो मेरे अल्फा बीटा गामा होते हैं। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि भैया एक्स वाई और जेड इन अक्षों का स्वयं का मेरे को क्या निकालना है? दिक् कोसाइन निकालना है। अच्छा, अब अगर मैं कॉस अल्फा निकालने की कोशिश करूं अपने एक्स अक्ष के लिए, तो देखो पहले मैं एक्स अक्ष की बात कर लेता हूं। ये रहा मेरा एक्स अक्ष। ठीक, ये अपने आप कितना एंगल बना रहा है? अपने से कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मेरा कॉस जीरो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ठीक है भैया, कॉस जीरो हो गया मेरा 1। ठीक, अच्छा, ये वाई अक्ष से कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है ना? तो कॉस 90 कितना हो जाएगा मेरा? 0। ठीक, ऐसे ही मेरा वाई जेड अक्ष से मेरा एक्स अक्ष कितना कोण बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष के मेरे दिक् कोज्याएं क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 0 0। ठीक, ऐसे ही अगर मेरे को वाई अक्ष का निकालना है तो वो क्या हो जाएगी मेरी? 1 1 0, सॉरी 0 1 0। ठीक है ना? और ऐसे ही अगर मेरे को जेड अक्ष की निकालनी है तो जेड अक्ष की मेरी क्या हो जाएंगे साथियों? 0 0 1। ठीक है ना? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही हमारे क्या होते हैं? दिक् कोज्याएं होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि पी ए बराबर 2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 है, तब पी बी बाय ए का हमको मान निकालना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? इसमें क्या दिया हुआ है मेरे को? पी ए बराबर 2 दिया हुआ है, यानी ए के होने की प्रायिकता मुझे कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। अच्छा, लेकिन मुझको मालूम है कि कोई भी इवेंट होता है उसके होने की प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 2 तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो गड़बड़ है भैया। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं मान लो ये 2 की जगह 0.2 रखकर देखूं, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है ये वाला। 2 तो हो ही नहीं सकती कभी भी प्रायिकता किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो अगर मैं इसको 0.2 रखूं फिर सॉल्व कर देखता हूं। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं पी बी बाय ए, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं। ये मेरा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे को अगर बताना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे क्या दिया हुआ है? 1। और अगर मैं इसको 0.2 लिख दूं तो फिर ये कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इस 1 की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा दोस्तों? 0.1 रखना पड़ेगा। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं क्वेश्चन अपने मन से सुधार रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। पी ए 2 नहीं होगा, सही होगा पी ए 0.2, ये आप रखो। ठीक है ना? और ऐसे ही पी ए इंटरसेक्शन बी, ये 1 नहीं होगा, ये 0.1 होगा, तभी मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है ना? और ये क्या है? ये गलत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो अब हम जरा 0.1 और 0.2 रखकर देख लेते हैं। इंटरसेक्शन भी मेरे को पता है कितना दिया हुआ है, 0.1, और पी ए मैंने कितना देखा है? 0.2। ठीक है ना? ये हो गया मेरा 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो ये कितना बचा दोस्तों मेरे पास? 1/2। तो बात समझ में आई? तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अगर आपको गलती लगे तो आप उसको अपने हिसाब से सही कर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको साफ साफ पता है, तो बिल्कुल बेसिक चीज होती है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है, और इसमें 2 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। चलो दोस्तों फटाफट आप लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का मान क्या? क्या सेक एक्स टेन एक्स होता है? बिल्कुल नहीं होता। डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये क्या होगा मेरे पास? असत्य कथन हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है, अविलंब रूप में समतल का समीकरण एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना? यही होता है। अच्छा, अब इसको देखें हम, समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस 2.5 वाई प्लस 10z इज इक्वल टू 6, क्या ये परस्पर समांतर है? देख के लग रहा है कि समांतर ये नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरा? असत्य। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो सदिशों ए एवं बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो सदिश आपको दिए हुए हैं, उनके लिए सदैव ए डॉट बी जो होगा मेरा, ए डॉट बी
वो ग्रेटर देन ए डॉट बी है, ए डॉट बी ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है भैया, मेरे पास मेरे को पता है ए डॉट बी क्या होता है, फटाफट देख लो, मॉड ए मॉड बी क्या कॉस थीटा, हाँ या ना, ये तो हमको पता होता है। अच्छा अगर मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझको पता है कि कॉस थीटा मेरा कहां से कहां के बीच में होता है, 0 से लेकर, कॉस थीटा मेरा होता है -1 से लेकर 1 के बीच में। ऐसे ही मॉड ऑफ कॉस थीटा मेरा कहां से कहां के बीच में होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, हाँ या ना, बेसिक सी चीज है। अच्छा कॉस थीटा मेरे पास है क्या, ये है मेरे पास मॉड ऑफ ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये किससे हो गया मेरा, 1 से छोटा हो गया। ठीक है ना, तो ए डॉट बी मेरा हमेशा क्या होगा, ए डॉट बी का मॉडुलस मेरा हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के गुणनफल से। बात समझ में आ गई। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है मेरा इसमें, तो ए डॉट बी का मॉडुलस छोटा होता है ना कि बड़ा होता है। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, और अगर ये लेस देन इक्वल टू रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, बिल्कुल नहीं होता, असत्य। ठीक, अगला देखते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसका मान क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था क्या, आई जे के का, आई जे और के एक गोला बना लो, आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। अच्छा जे क्रॉस के करोगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई, आई आई कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस 90 यानी कॉस 0, कॉस 0 यानी 1 हो गया। तो ये हो गया क्या मेरा, आई डॉट आई 1 प्लस जे, जे डॉट क्या है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मेरा क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा मेरा, के वापस से। ठीक है, तो ये 1 और ये -1, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, के डॉट के मेरा क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 1। तो ये क्या है मेरा, सत्य है। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष ज्ञात करना है मुझको। चलो भैया ये भी कर देख लेते हैं। ध्यान देना, मेरे को क्या बोल रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास, a बराबर पाई आर स्क्वायर, और किसके सापेक्ष हमको निकालना है, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। तो डी ए बाई डी आर भी निकाल लो फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2r। और ये कब निकालना है मुझको, जब मेरा r क्या दिया हुआ हो, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ हो। तो r 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां लिख देते हैं 3 दूनी 6 पाई, तो डी ए बाई डी आर मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 पाई। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्र y बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x, x बराबर 4 पर हमको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी हमको स्लोप निकालना है हमारे टेंजेंट का। तो ठीक है भैया, हमको इक्वेशन क्या दी है वक्र की, y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x। अब हमको अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, dy बाय dx निकालते हैं। तो निकाल दो फटाफट dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 तिया 12 x क्यूब माइनस 4, हाँ या ना। चलो अब हमको निकालना कहां पर है, हमको निकालना है जब x क्या हो, 4 हो, x बराबर जब 4 हो तब। तो dy बाय dx जबकि मेरा x क्या हो, 4 हो, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। ठीक है, चलो तो ये क्या होगा मेरा 12 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 4। अब इसको कैलकुलेट, तो 64 इंटू 12 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 768। तो ये आ गया आपका 768 में से 4 गए तो कितने बचे, 764। तो ये आ गया आपका क्या आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, यदि पी बी बराबर 0.5 है और पी ए इंटरसेक्शन भी कितना 0.25, तो हमको क्या निकालना है, पी ए बाय बी। चलो हमारे पास सीधा का सीधा फॉर्मूला होता है एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, पी ए बाय बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास 0.25 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5। तो ये कितना हो गया अपने पास 25 इंटू 10 बटे 5 इंटू 100। ठीक है, 25 4 जा 5 2 जा 2 2 जा, तो ये कितना आ गया अपने पास दोस्तों 1/2। ये आ गया क्या आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रायिकता का ही है। अगर पी ए मेरे को 3/5 दिया और ये 1/5 दिया है, और ए और बी कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज। ये दोनों कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी जो मेरी दो घटनाएं हैं वो कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, तो पी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सीधा का सीधा फॉर्मूला आ जाता है। स्वतंत्र घटनाएं जब होती हैं तो ये हो जाएगा मेरा क्या, पी ए इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो चलो पी ए कितना है मेरे पास, 3/5, और बी के होने की प्रायिकता कितनी है, 1/5। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3/5 25, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया आपका क्या, 3/25 आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके साथ बराबर का कोण बनाती है। ठीक है ना, बराबर का कोण बना रही है, ये है इंपॉर्टेंट बात इसमें। यानी जो अल्फा बीटा गामा है मेरे, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। अल्फा बराबर किसके, बीटा के, और बीटा बराबर किसके, गामा के, ये तीनों आपस में बराबर है। तो देखो मेरे को पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, हाँ या ना, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है हमारे पास। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी क्या होगा, 1 है। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है, बराबर है, तो बीटा और गामा की जगह भी हम क्या रख देते, अल्फा रख देते। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना, 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। ठीक, तो यहीं से मेरा कॉस अल्फा क्या निकल कर आ गया, ये आ गया मेरा +/(1/√3)। और मुझको पता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या है, बराबर होंगे। तो हमारी दिक कोज्जाएं क्या होंगी, दिक कोज्जाएं मेरी क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा +/(1/√3) कॉमा +/(1/√3) कॉमा +/(1/√3). ये आ गया क्या आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें याद रखने वाली बात कौन सी है, इसमें याद रखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये आपको याद होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि एल एम एन होता क्या है। एल एम एन क्या है, एल मेरा क्या है, कॉस अल्फा, एम है कॉस बीटा और एन क्या है, कॉस गामा। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ बनाने वाले कोण, जो मेरी रेखा कोण बना रही है वही मेरे अल्फा बीटा और गामा होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेखा युग्म, दो हमको रेखाएं दी हुई हैं और इनके बीच का हमको क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो भैया चलो फटाफट इसका कोण निकाल लेते हैं। अच्छा, दो रेखाएं अगर दी हुई हैं तो उनके बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, मैं लिख देता हूं, कॉस थीटा बराबर क्या होता था, B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे √ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर गुणे √ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, हाँ या ना, ये हमारा क्या होता था, फॉर्मूला होता था। अच्छा, अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमको पता है, दिया हुआ है। ये रहा मेरा A1 B1 C1, तो A1 क्या है मेरा 2, B1 क्या है मेरे पास 2 और C1 क्या है मेरे पास 1। ऐसा ही A2 मेरे पास क्या है 4, B2 मेरे पास क्या है 1 और C2 मेरे पास क्या है 8। बात समझ में आ गई, चलो फटाफट फॉर्मूले में रख दें। फॉर्मूले में रखो तो देखो क्या आ जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 2 into 4 8 प्लस B1 B2 2 into 1 2 प्लस C1 C2 1 into 8 यानी 8। ठीक, बटे अब ये रूट ओवर कोने में कैलकुलेट कर लेते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 2 4 2 2 4 प्लस 1 4 4 8 और 9 9 का अंडर रूट। बात समझ में आ गई, तो अंडर रूट ऑफ 9 गुणे, इसको भी कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 8 8 जा 64। तो ये कितना हो जाएगा 60 70 80 81 रूट ओवर 81। तो ये हो गया रूट ओवर क्या 81। बात समझ में आ रही है, तो हो गया 8 8 16 17 18 18 बटे अंडर रूट ऑफ 9 कितना हो गया 3 और अंडर रूट ऑफ 81 क्या हो गया 9 9 9 जा 81। ठीक, तो 9 दूनी 18, तो ये क्या आ गया आपका 2/3। तो कॉस थीटा आ गया 2/3, तो थीटा कितना हो गया मेरे पास कॉस इनवर्स 2/3। यही तो मेरे को कोण निकालना था अपनी दो रेखाओं के बीच में, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, वैल्यू डाली और आंसर निकाल लिया। इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है, ध्यान में कौन सी चीज रखनी है, ध्यान में एक तो फॉर्मूला रखना ही रखना है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, इसको हल करने के दौरान कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में एक गलती हमारा आंसर गलत कर देती है। ठीक है, तो इसमें दोनों दोस्तों ध्यान रखना। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2, एक ये रेखा ये दी हुई है और एक रेखा ये दी हुई है, इनके बीच का हमको क्या ज्ञात करना है, बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। दो लाइंस दी हुई हैं, तो चलो भैया दो लाइंस जब दी रहती है तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है D
बी बराबर क्या होता है, बी क्रॉस A2 माइनस A1 बटे मॉड ऑफ बी, ये होता है। ठीक है भैया, ये होता है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये दोनों रेखाएं मेरी कैसी हैं, समांतर हैं। ये देख लो 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं मेरी कैसी, पैरेलल हैं। तो देखो अब हम पहले क्या निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 निकाल लेते। तो बी तो हमको पता है, बी मेरे पास क्या है, वेक्टर बी बराबर है मेरे पास 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक, अब निकालना क्या हमको, A2 माइनस A1। चलो फटाफट A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 क्या है ये, A1 क्या है ये A2 हो गया, ये A1 हो गया। A2 मेरे पास क्या हो गया, 3i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक, अच्छा माइनस A1 कितना है मेरे पास, i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, अच्छा A2 माइनस A1 कर लो, फटाफट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस i माइनस 2j प्लस 4k। ये कितना हो गया, 3i में से i गए तो 2i बचे, 3j में से 2j गए तो कितने बचा, j बचा, माइनस 5k प्लस 4k यानी माइनस ऑफ k। तो ये क्या आ गया आपके पास, A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस A1, यानी मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए चलो इधर ही निकाल लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा क्या, i j k। ठीक, वेक्टर बी क्या है मेरे पास, वेक्टर बी ये है, इसको अलग से हम हाईलाइट कर देते हैं। तो वेक्टर बी हो गया और वेक्टर A2 माइनस A1 ये हो गया। बात समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1। तो वेक्टर बी के ये लिख लो आप 2 3 6 और A2 माइनस A1 क्या है मेरे पास 2 1 और माइनस 1। इतनी बात तो क्लियर है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करते हैं फटाफट। तो क्या हो गया, i माइनस 3 माइनस 6 माइनस जे कितना हो गया, ये माइनस 2 माइनस 6 दूनी 12। ठीक है, प्लस के ये कितना हो गया आपके पास 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया साथियों, माइनस ऑफ 9i 14 माइनस माइनस प्लस 14j माइनस 4k। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक, अच्छा अब इसका मेरे को क्या निकालना है, मॉडुलस, यानी ये हो जाएगा मेरा क्या, 9 9 81 प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16। इसका मॉडुलस आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस A1, इसका मॉडुलस। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया क्या आपका 14 का स्क्वायर 196, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा क्या 293। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा अब मेरे को निकालना क्या है, वेक्टर बी का मॉडुलस, वो भी फटाफट निकाल ही लेते हैं। वेक्टर बी का मॉड क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट ओवर 2 दूनी 4 3 3 9 6 6 36। तो ये कितना हो गया मेरे पास 7। बात समझ में आ गई। तो आंसर हमारा क्या आ गया साथियों, हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया है डी बराबर, ऊपर क्या है, ऊपर का कैलकुलेशन मैंने किया रूट ओवर 293 बटे मॉड ऑफ बी क्या है 7। तो ये आ गया क्या हमारा आंसर। बात समझ में आई। तो कैलकुलेशन हमको एक एक स्टेप में दिमाग में ध्यान से करना है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि उस समतल का समीकरण मेरे को ज्ञात करना है जो एक्स वाई और जेड अक्षों पर क्रमशः 2 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो देखना मेरे को क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो फटाफट समीकरण निकाल लेते हैं। क्या होती है हमारे पास एक समीकरण की इक्वेशन, एक्स वाई हमारे क्या बोलते हैं समतल की समीकरण क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी बराबर क्या हो गया 1, है ना। ठीक है, एबीसी का मान मेरे को क्या दिया हुआ, ए दिया ये, बी दिया है 3 और सी दिया है क्या 4। तो फटाफट रख दो इसमें, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 3 प्लस जेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई। चलो इसका एलसीएम दिया तो क्या आ गया 12, 2 6 12 6x प्लस 3 4 12 4y 4 3 12 3z बराबर कितना हो गया 1, हाँ या ना। चलो तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर क्या 12। तो यही क्या आ गया मेरा प्लेन की इक्वेशन आ गई, यानी जो मेरा समतल है उसका समीकरण आ गया। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना दिमाग में रखना आपको, ये चीज होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन फटाफट फटाफट। अब देखो सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पर बिंदु पी और क्यू हमको दिए हुए हैं। देखना मेरे को क्या है, इसके पी क्यू के अनुदिश मेरे को मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी यूनिट वेक्टर बताना है। और बिंदु पी और क्यू मेरे को क्या दिए हुए हैं, ये मेरा बिंदु पी है और ये मेरा बिंदु क्या है क्यू है।
तो मेरे को क्या निकालना, वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो फटाफट निकाल लेते हैं। 4 - 1 आई के बाद हमारा माइनस पहले वाला, 5 - 2 जे प्लस 6 - 3 के। तो ये आ गया क्या मेरे पास, पी क्यू। पी क्यू आ गया कितना, 3i प्लस 5 में से 2 गए 3j प्लस 3k। ये आ गया मेरे पास क्या, सदिश पी क्यू आ गया। लेकिन क्या मुझको ये निकालना है, नहीं, मेरे को क्या बोल रहा है, सदिश पी क्यू के अनुदिश यानी इसके अलोंग मेरे को एक मात्रक सदिश निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, जिसका परिमाण एक इकाई होता है। तो ठीक है भैया, हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर मेरा कैसा हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मेरा हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे, हम क्या करेंगे, अपने वेक्टर के परिमाण से भाग दे देंगे। तो वेक्टर के परिमाण से भाग दे दिया, वेक्टर का परिमाण निकालने फटाफट, चलो निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो जाएगा क्या मेरा 9 गुणे 3, तो 9 बाहर आ गया 3 रूट 3। ठीक, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3i प्लस 3j प्लस 3k बटे क्या है भैया, 3 रूट 3। 3 रूट 3, 3 कॉमन निकालकर उड़ा दो ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा सिंपल सादा सा i j k बटे रूट 3। यही क्या है मेरा, ये मेरा मात्रक सदिश है। और किसकी दिशा के अलोंग है, ये मेरे वेक्टर पी क्यू के अलोंग है। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। चलो भैया फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मेरे को भाई दो बिंदु दिए हुए हैं, क्या, एक पी दिया, 2 3 4, एक क्यू दिया है मेरे पास, क्या 4 1 और -2। मेरे को क्या बोला जा रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है भैया, तो देखो ये दो बिंदु हो गए मेरे पास, एक हो गया पी, क्या क्या है 2 3 4, ये है क्यू, क्यू कितना दिया है 4 1 और -2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है भैया, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो ठीक है भैया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरा 2 + 4/2, 3 + 1/2 और 4 - 2/2। तो ये मेरा क्या निकल आएगा, 4 5 6 6/2 यानी 3, 3 4 4/2, 2 4 में से 2 गए 2, 2/2 यानी 1। ये आ गया क्या मेरा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे को निकालना है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है। चलो भैया फटाफट इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति का आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, वो काय का था, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का क्या होता था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, हाँ या ना। ठीक है, इधर से हम cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये क्या आ गया मेरा cos स्क्वायर थीटा का मान। ये तो भैया क्या है, कक्षा 11 में जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसमें एक सूत्र पढ़ा था, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भैया, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि cos स्क्वायर 2x की जगह में ये चीज रख सकता हूं, तो रख देते हैं, हमारा आसान हो जाएगा करने के लिए समाकलन। cos 2x प्लस 1/2, इसका मुझको क्या निकालना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, 1/2 को तो बाहर कर दो आप भैया, बाहर बैठो, हमें आपसे कोई बैर नहीं है। बचा के अंदर एक बचा cos 2x dx प्लस एक सिंपल सा मेरा 1 बचा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े, तो ये हो गया क्या मेरा 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का होता है sin 2x/2, ठीक, प्लस dx का x प्लस c। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर। यहां पर दिमाग में रखने की चीज क्या थी, ये त्रिकोणमिति के सूत्र, इसीलिए परीक्षा में जाने से पहले कक्षा 11 के और कक्षा 12 के दोनों के सूत्र और विशेषकर त्रिकोणमिति के सूत्र तो आप पूरे रट ही लेना, और बाकी सबके भी ढंग से रट कर जाना, तो क्या आने ही वाले क्वेश्चन उस पर आधारित, फिर वहां पर एग्जाम के बीच में हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, मेरे को समाकलन करना है e⁻x डॉट sin x dx का। चलो भैया इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माने, नॉर्मली क्या होता है भैया, आई लेट में हम ट्रिग्नोमेट्री वाले को पहला मानते हैं और एक्सपोनेंशियल वाला जो होता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, हाँ या ना। लेकिन मैंने आपको जब समाकलन पढ़ाया था तो बताया था इसमें कि इसमें कुछ सवालों में क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हम इसका उल्टा काम करते हैं। तो इधर देखना, इधर मेरा पहला फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये होगा, और मेरा सेकंड फंक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो आई बराबर पहले तो मैं मान लेता हूं इसको क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लिया मैंने, ये हो गया मेरा क्या, फिर पहला, और ये क्या हो गया मेरा दूसरा फलन। ठीक, चलो फॉर्मूला लगाएं। देखना
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन वही का वही आ गया और दूसरे का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो आई मेरा क्या आ गया दोस्तों, ई की पावर एक्स साइन एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक, अच्छा अब ये आ गया फिर से मेरा ई की पावर एक्स और कॉस एक्स आ गया, तो मैं फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। ठीक है, तो देखो फिर मेरा क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स और दोनों का इंटीग्रेशन वापस से एक्स के रिस्पेक्ट में। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो भैया, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आपको ये भी देखने में लग रहा होगा कि ये जो मेरी चीज है ये क्या है, ये मेरी क्या आई है, ये मेरी आई वापस से इधर निकल कर आ गई है, तो इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, आई रख सकता हूँ। तो आई मेरा क्या हो गया, आई बराबर माइनस ऑफ ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ये क्या हो गया मेरे पास आई। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब आई को इस माइनस आई को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। तो 2i मेरे पास क्या हो गया, 2i मेरे पास हो गया e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x। ठीक, तो देखो अब इधर से मेरा i क्या निकल कर आ जाएगा साथियों, मेरा i निकल कर आ गया i बराबर e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो गया मेरा क्या sin x माइनस ऑफ cos x बटे 2, क्योंकि ये 2 जो है इसको ही मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये आ गया क्या मेरा फाइनल आंसर। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, मेरे को समाकलन करना है 2 से लेकर 3 मेरे को लिमिट दी है x की घाते 5 का। चलो भैया फटाफट इसका भी हम समाकलन कर लेते हैं, ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा, इसका x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 6/6, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और लिमिट मेरे को क्या दी हुई है 2 से लेकर 3, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। तो देखो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, x की जगह रख दोगे 3, 3 की घात 6, 1/6 को तो आप कर लो क्या बाहर, माइनस क्या हो गया आपके पास फिर 2 की घात 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब 3 की घात 6 माइनस 2 की घात 6 को आपको कैलकुलेट करना है, तो कर लो भैया फटाफट कैलकुलेट। और क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, आपको क्या करना है, इसको अब मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो देखो ये मेरा क्या आ गया 729 और ये आ गया क्या मेरा 64। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 665, तो ये हो गया 665 बटे 6, ये 5 है। ठीक है ना, थोड़ा गंदा सा बना लेकिन एडजस्ट कर लो। चलो वापस से लिख देता हूं 665/6। ठीक है, अब क्या ये 3 से हो पाएगा, देख लेते हैं। 6 6 12 13 14 15 16 17 7 और 1 8 नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा क्या आंसर। चलो भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को समाकलन करना है 0 से लेकर π/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलो भैया फटाफट इसको भी निपटा लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमको इस क्वेश्चन में आई मानना है, जो भी हमको सॉल्व करना है ना उसको हम आई मानते हैं। तो देखो फटाफट से इसको आई मान लेते हैं। आई इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 0 से लेकर π/2 रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। ठीक, अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 से लेकर a एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, हाँ या ना, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो बस भैया वही तो लिखा मैंने। अब मैं इस फॉर्मूले को इधर लगा देता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/2 रूट ओवर साइन अपर लिमिट माइनस एक्स यानी 90 माइनस एक्स डी एक्स बटे रूट ओवर ये हो जाएगा क्या मेरा साइन 90 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस 90 माइनस एक्स, हाँ या ना। ठीक, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये चीज मेरी क्या हो जाएगी आई बराबर 0 से लेकर π/2, ऊपर मेरा क्या हो जाएगा कॉस cos x। ठीक, और नीचे हो जाएगा मेरा क्या रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स। ये पहले cos x आएगा तो मैंने उसको एडजस्ट करके ताकि ऐसे ही लगे लिख दिया इधर। ठीक है, चलो अब आप देखो अगर ध्यान से, इसको मैं पहला मान लूं, इसको मैं दूसरा मान लूं, और अगर मैं पहला प्लस दूसरा कर दूं तो क्या हो जाएगा। अब देखो मैं 1 + 2 कर रहा हूं, 1 + 2, 1 + 2 जैसे ही मैंने किया तो ये मेरा क्या हो गया i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2। ठीक है ना, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ जाएगा ऊपर अंश में, और हर में क्या है मेरा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स तो है ही। तो ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैसे हो जाएंगे कैंसिल, और बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये बचा मेरे पास 1 × dx। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास x 0 से लेकर π/2। अब फटाक से लिमिट रख दो तो क्या हो जाएगा मेरे पास π/2। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिमाग में रखने वाली बात कौन सी है, वो है निश्चित समाकलन की ये प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे, अन्यथा आप अटक जाओगे। तो सीख क्या मिलती है इससे सीख क्या मिलती है कि जितने भी गुणधर्म है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। किसकी? निश्चित समाकलन की। ठीक है ना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, जांच कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इज इक्वल टू, ये पूरा दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रमक है। ठीक है भैया, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है हमसे। अब देखो दोस्तों, अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को, आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो मेरा संबंध है, इससे जो लिखा हुआ है R बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये क्या है? मेरा स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, बिल्कुल देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। तो ये मेरा संबंध कैसा हो गया? ये मेरा संबंध स्वतुल्य तो हो गया, अच्छी बात है। अब मेरे से क्या बोला जा रहा है, लेकिन ये सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है भैया, क्यों सम्मित नहीं है? सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर देखो तो 1 2 तो है आर में, लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसीलिए मेरा ये संबंध सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आ गई। अब मेरे को बोला जा रहा है कि ये संक्रमक भी नहीं है, तो संक्रमक नहीं है ये भी हमको स्पष्ट दिख रहा है। कैसे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 है, ठीक है ना, 2 3 भी है, तो 1 3 भी होना चाहिए ना। 1 3 इसमें है क्या? 1 3 इसमें नहीं है, तो 1 3 चूंकि नहीं है, इसलिए ये मेरा फलन संक्रमक भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? संक्रमक भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आसान सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, एक फंक्शन है एफ आर से लेकर आर, ये मेरी डोमेन है, ये मेरी कोडोमेन है, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है। अब ये बोलना चाह रहा है कि ना ही ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो ठीक है भैया, देख लेते हैं। अच्छा, 1 1 और ऑन टू की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। कोई भी फलन एकाकी कब होता है? एकाकी फलन उसी को बोलते हैं कि जिसमें अगर आप एक इनपुट डालो, मान लो ये कोई फलन है आपके पास एफ एक्स, इसमें अगर आपने एक इनपुट डाला, ठीक, मान लो आपने ए डाला, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मान लो मिल रहा है बी मिल रहा है, ठीक है ना, मान लो बी मिल रहा है, तो एक इनपुट डालने पर एक आउटपुट मिला, लेकिन ये जो आउटपुट होगा ये ए के लिए अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, बिल्कुल ठीक है ना, अद्वितीय होगा। यानी ऐसा कोई भी इनपुट नहीं होगा दूसरा जिस पर कि हमको बी आउटपुट मिले। बात समझ में आ गई? तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? एकाकी फलन बोलते हैं, यानी एक इनपुट पर एक अद्वितीय आउटपुट हमको मिले। ठीक है भैया। और आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन हम किसको बोलते हैं? ऑन टू हम उसको बोलते हैं कि जिसकी रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर कोडोमेन जो है वो हमारी परिसर के बराबर आ जाती है, तो फिर क्या होगी? वो हमारा फलन कैसा होगा? वो हमारा फलन ऑन टू कहलाता है, यानी आच्छादक कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलो अब हम इसको सिद्ध कर देते हैं। मेरे को फलन क्या दिया हुआ? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दो, अगर तो ये एक ही है क्या? बिल्कुल एक ही नहीं है। सबसे पहले तो आप इस फलन का ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाओगे तो ये फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये एक परवलय है, हाँ या ना? ठीक है भैया। अब आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहां पर -1 रखकर देखूं तो मुझको कुछ मान मिल रहा है, और 1 रखकर देखूं तो भी कुछ मान मिल रहा है, और ये दोनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। यानी अगर मैं f की जगह -1 रख रहा हूं तो भी मेरा फलन मुझको क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। और f की जगह अगर मैं 1 रखकर रखूं तो भी मेरे को क्या मिल रहा है? 1 का स्क्वायर 1 मिल रहा है। यानी एक इनपुट पर एक आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन वो अद्वितीय नहीं है, क्योंकि एक और इनपुट ऐसा है जिस पर मेरे को वही का वही आउटपुट दोबारा मिल रहा है। अब केवल ये -1 के साथ नहीं, आप कोई से भी मान रखकर देख लो, -2 रख लो, -3 रख लो, कुछ भी आप रख लो। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे सिद्ध हो रहा है कि मेरा जो ये फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एकाकी बिल्कुल भी नहीं है। चलो भैया, एकाकी तो ये नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये आच्छादक क्यों नहीं है? आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कोडोमेन मेरे को क्या दी गई है? आर, यानी ऑल रियल नंबर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसकी रेंज देखोगे, अगर आप अपने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की रेंज देखोगे, तो ये आपको कहां से कहां तक मान दे रहा है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो हमारी रेंज क्या है? 0 से लेकर, रेंज मेरी क्या आ रही है? मेरा परिसर आ रहा है, रेंज मेरी आ रही है कितनी? 0 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। लेकिन मेरे को कोडोमेन क्या दी हुई है? ऑल रियल नंबर दी है, ठीक। ये दोनों बराबर नहीं है। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मेरा ये फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर आच्छादक नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। इसी के साथ क्या हो गया मेरा? इति सिद्धम, हैज प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आ गई बात? चलो दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पूछ करते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि a बराबर दो मेरे को अवयव दिए हुए हैं और मेरे से बोला जा रहा है कि उनको गुणा करके बताओ तो उसका मान क्या है। तो ठीक है भैया, देख लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे ना, थोड़ी देर के लिए भी, 5 सेकंड भी ध्यान से देख लोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। आपको बोल रहा है कि एक अवयव दिया है a बराबर ये, इसमें ये देखो 0 0 है, और b दिया है ये देखो 0 0 है। तो a डॉट b मेरा क्या निकल कर आ गया भैया? अगर आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो ये क्या आएगा मेरा? 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0 और 0 + 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? a डॉट b एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी शून्य आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि a बराबर 3√2 2 4 2 और 0, ठीक है ना, तो मेरे को सिद्ध करना है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब एक अवयव है उसका ट्रांसपोज लिया और फिर उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो वापस से वही आपको अवयव मिल जाएगा। तो ये तो देख के समझ में आ रहा है भैया कि हाँ ऐसा ही तो होगा। अब मैं सीधा खड़ा हुआ हूं और उल्टा हो जाऊं और फिर उल्टा हो जाऊं तो सीधा ही तो हो जाऊंगा ना आखिर में। तो यही है भैया बात इसके साथ भी। a बराबर मेरे को क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो a ट्रांसपोज मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जो रो हो वो कॉलम हो जाए, जो कॉलम है वो रो हो जाए। तो ये रो हो गई तो भैया ये रो मेरी क्या बन गई? कॉलम बन गई। ठीक है ना, 4 2 0। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये तो मैंने क्या निकाल लिया? ए ट्रांसपोज। अब मैं इसका वापस से ट्रांसपोज कर दूं, इसको मैं वापस से रो कॉलम को अगर वापस में इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भैया? फिर का फिर यही निकल कर आ जाएगा 4 2 0। तो ये मेरा किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। यही तो मुझको सिद्ध करना था। बात समझ में आ गई? चलो बच्चा, वेरी वेरी गुड। अब फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, x के सापेक्ष a की घात x का अवकलन कीजिए, जहां पर a क्या है मेरे पास? एक धन अचर है, यानी पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है भैया, फटाफट हम इसका क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ध्यान देना साथियों, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, y = a की पावर x। और मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे फलन का अवकलन करने का तरीका कि आप दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा? log y = log a की पावर x। तो ये क्या हो गया आपके पास? x नीचे उतार दो, x log a, ठीक है ना, log y। अब आप क्या कर दो भैया? दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। तो log y का क्या हो गया? ये हो गया 1/y dy by dx इज इक्वल टू log a, तो कांस्टेंट है, तो log a कांस्टेंट है, तो x का क्या होगा? डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो dy by dx मेरा क्या निकल कर आ गया? dy by dx मेरा आ गया y into log of a। हाँ या ना? अच्छा, y मेरे पास का a की घात x, तो वो उठाकर इधर रख दो। तो ये क्या आ गया मेरे पास? a की पावर x गुणे log a। तो ये आ गया मेरा क्या? dy by dx। समझ में आ गई बात? चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फटाफट अगला क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, x के सापेक्ष log x की घात cos x का मेरे को क्या करना है? अवकलन करना है। तो ठीक है भैया, अवकलन कर देते हैं। देखो मेरे को क्या दिया हुआ है? log x की पावर cos x, यानी y = मेरे को दिया हुआ है log of x की पावर cos x। ठीक है, अब इस cos x को नीचे उतार दें तो y = क्या हो जाएगा आपके पास? cos x गुणे log x। हाँ या ना? ठीक है, अब मैं क्या निकाल लूं? dy by dx। तो dy by dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इसको शांति से बैठाओ, cos x को log x को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस, अब log x को बोलो भाई तू शांति से बैठ, और cos x का क्या होता है? माइनस ऑफ sin x। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा dy by dx फाइनली क्या निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया दोस्तों cos x by x माइनस ऑफ sin x इंटू log of x। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये क्या हो गया हमारे पास? dy by dx log x की पावर cos x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? चलो, इसी के साथ ही दोस्तों हमारा पहला पार्ट खत्म होता है 2022 एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं मैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। तेजी से हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किए, पुराने कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होगा, कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज हुए होंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग बचे हुए पेपर को ना सेकंड पार्ट में निपटाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।